अभी आते हैं हम हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। ज्यादातर हम क्या करते हैं, हमेशा पहले आता है एक अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं हम अपठित गद्यांश, है ना। अपठित गद्यांश से भी क्वेश्चन आते हैं। देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं, ठीक है। पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं, तत्पश्चात उसका उत्तर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पर जाते हैं। लेकिन मेरा कहना मानिएगा, जब भी अनसीन पैसेज की बात आए या फिर अपठित गद्यांश की बात आए, पहले गद्यांश या फिर पद्यांश में ना जाकर सर्वप्रथम उसके अंतराल में जो 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन यहां पर है, ये 4 क्वेश्चन को पहले थोड़ा पढ़ लीजिए। बात मानिए, पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर बताएं कि लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थाओं ने अपने शिक्षण में किसे किन्हें अपनाया। हम लोग पहले क्या करते हैं, हमेशा इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर जाते हैं, फिर आते हैं उसके ऊपर, है ना। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, आप प्रश्न को पढ़ लेंगे, मतलब प्रश्न आपके दिमाग में रह गया, और आप जब इस गद्यांश को पढ़ने लगेंगे तो वो जो प्रश्न आप पढ़े थे उस प्रश्न के उत्तर आपके दिमाग में आते आते जाएंगे। और जितनी बार हम लोग क्वेश्चन देखते हैं उतनी बार हम लोग जो गद्यांश को पढ़ते हैं, ये वाली नौबत नहीं आएगी। इससे आपकी समय की बचत होगी, ठीक। पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर बताएं कि लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थाओं ने अपने शिक्षण में किसे और फिर किन्हें अपनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज के ऑनलाइन शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समस्या बनकर खड़ा नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में हिंदी के बाद सबसे अधिक किस भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। बस इतने ही थे ना, ठीक है। नहीं, अभी चलते हैं। देखो अभी कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन आपका था कि लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थाओं ने अपनी शिक्षण में किसे और किन्हें अपनाया। बस, और एक बात आ गई कि सबसे बड़ी समस्या क्या थी ऑनलाइन शिक्षण में। दूसरी बात, हिंदी के बाद गद्यांश में सबसे अधिक किस भाषा के शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक है। अभी आते हैं गद्यांश। कोविड-19 महामारी के कारण देश भर में ऑनलाइन शिक्षा का महत्व बढ़ा है। लॉकडाउन के साथ ही भारत के लगभग सभी शिक्षण संस्थाओं ने अपने शैक्षणिक कार्य के लिए ऑनलाइन अथवा ई लर्निंग का विकल्प बनाया है, ठीक है, ठीक। आज भी भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी है, ठीक है। अभी देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। आज भी भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी है। छात्रों के पास मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर जैसे ई उपकरणों की कमी तथा इंटरनेट की सुविधा का ना होना इस देश में सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। साथ ही शिक्षकों का सीमित तकनीकी ज्ञान ऑनलाइन शिक्षण में एक समस्या बनकर आज खड़ा हुआ है। इन सबके समाधान के लिए आज सरकार तथा निजी कंपनियां मिलकर कार्य कर रही हैं, ठीक है, ठीक। अभी देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही उत्तर आपको आ जाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर बताएं कि लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थाओं ने अपने शिक्षण में किसे और किन्हें अपनाया है। शिक्षकों को तकनीक ज्ञान को, छात्रों के लिए ई उपकरणों को, ऑनलाइन शिक्षण अथवा ई लर्निंग को, निजी कंपनियों की सहायता को। जाहिर सी बात है, हमने यहां पे पढ़ा है ऑनलाइन शिक्षण अथवा ई लर्निंग, देखिए, है ना। दूसरी बार और पढ़ने पड़ा हमको, दूसरी बार पढ़ने की नौबत आई हमको क्या, नहीं आई ना, ठीक है। नेक्स्ट, आज के ऑनलाइन शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समस्या बनकर खड़ा नहीं होता। देखिए खड़ा नहीं होता है, हमेशा इसी चीज में लोग फंसते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि आज के ऑनलाइन शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समस्या बनकर खड़ा
नहीं होता है। बच्चे क्या करते हैं, हमेशा क्या कर देंगे, नहीं को नहीं, मतलब नहीं को नहीं तरह से स्वीकार कर लेंगे। ठीक है ना। अभी उत्तर दीजिए इसका क्या होगा, क्या होगा। बेहरा फिल्म क्रिएशन जी बता रहे हैं सी, छात्रों के पास ई उपकरणों की कमी, छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा का ना होना, शिक्षकों के पास सीमित तकनीकी ज्ञान का होना, लॉकडाउन के साथ ऑनलाइन शिक्षण का आरंभ होना। कौन सी बात है जो समस्या नहीं है? सी कैसे होगा भाई, आप किसका सी बता रहे हैं? क्वेश्चन नंबर कितने का आंसर सी बता रहे हैं बेहरा जी, थोड़ा बताइए। क्वेश्चन नंबर कितने का आंसर आप सी बता रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता इसका आंसर सी होगा। जितने लोग देख रहे हैं एक दफा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, छात्रों के पास ई उपकरणों की कमी वहां पर थी, है ना, तो ये सटीक विकल्प है, ये खड़ा होता है, एक समस्या बनकर ही खड़ा होता है ये, है ना। उसके बाद छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा का ना होना, ये भी एक तरह का समस्या है। शिक्षकों के पास सीमित तकनीकी ज्ञान का होना, ये भी एक समस्या है ना। उसके बाद आता है लॉकडाउन के साथ ऑनलाइन शिक्षण का आरंभ होना। सर पहले का आंसर सी है, जी जी बिल्कुल पहले का आंसर सी है। इसका आंसर बताइए। तो ये जो है लॉकडाउन के साथ ऑनलाइन शिक्षण का आरंभ होना, यही हो जाएगा आपका सही विकल्प, जिसका मतलब ये एक समस्या नहीं है, ये तो एक अवसर हो गया ना कि लॉकडाउन में बच्चे पढ़ नहीं सकते थे। नमस्ते स्मृति रेखा पटनायक जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। ठीक है, 2D, बहुत बढ़िया बेहरा जी, ये 2D होगा, क्योंकि लॉकडाउन के साथ ऑनलाइन शिक्षण जो स्टूडेंट है उनके लिए एक वरदान है कि नहीं, तो ये कतई नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रस्तुत गद्यांश में हिंदी के बाद सबसे अधिक किस भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है? सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में हिंदी के बाद सबसे अधिक किस भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है? किस भाषा का? किस भाषा का प्रयोग हुआ है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2-1 मत कीजिए, क्वेश्चन नंबर यहां लिखा गया है, एक दफा देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर ऊपर लिखा हुआ है, एक दफा देखिए, क्वेश्चन नंबर के साथ ही उत्तर दीजिए, है ना, जल्दी। थ्री सी, अस्मिता जी बता रही हैं 3C, अफसाना जी 3C, बेहरा फिल्म क्रिएशन जी 3। अब जी 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 बिल्कुल जी, उपली उपमा क्या है, उपली उपमिता जी, उपली उपमिता जना जी, बिल्कुल सी शब्द है, क्योंकि यहाँ पे अरबी शब्द का इस्तेमाल हम नहीं देखे, फारसी शब्द का नहीं देखे, तुर्की का नहीं देखे, अंग्रेजी शब्द मतलब तकनीकी शब्द जितने हैं यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, है ना, इसीलिए अंग्रेजी हो जाएगा। आप लोगों ने देखा क्वेश्चन एक बार पढ़ने के बाद, उसके बाद हम लोग जब पढ़ते हैं अवतरण को या फिर गद्यांश को, आपने देखा हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद दूसरी ओर कभी मुड़ते हैं उसके बाद, उसके लिए नहीं मुड़ते ना। समय की बचत हुई कि नहीं हुई? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आते हैं, और क्वेश्चन जैसे जैसे छूटते हैं उसी तरह से हम दोबारा करके जाते हैं। टॉपिक क्या है सर? स्मृति रेखा पटनायक जी, आज टॉपिक है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन आज सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तो होता है कंटेंट को जानना, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना, या फिर ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सुलझाना। उससे क्या होता है, क्या नहीं सर? अफसाना जी क्या नहीं सर, आप बोले, मुझे समझ नहीं आया। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन नहीं क्या आपने बोला, किस वाक्य के लिए आपने नहीं का प्रयोग किया, बताइए। जल्दी। ठीक, नेक्स्ट, किस आशा से कवि छुटपन में पैसे बोए थे? किस आशा से कवि छुटपन में पैसे बोए थे? ये जितने भी प्रश्न हैं एसएसबी
टीजीटी के सिलेबस के अंतराल में है। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ टॉपिक आपके पढ़ाए गए होंगे क्लास में आयुषी मैम के जरिए या फिर मेरे जरिए, कुछ नहीं पढ़ाए गए होंगे, लेकिन इसको हम डिस्कशन कर लेंगे। इसी बहाने थोड़ी बहुत कंटेंट की भी डिस्कशन हो ही जाएगी, है ना। बताइए, किस आशा से कवि छुटपन में पैसे बोए थे? कवि को क्या लग रहा था? आपने बताया ट्रिक सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहीं पर हूं इसीलिए ताकि एग्जाम में आप किस तरह से अच्छे प्रदर्शन कर पाए, आपको नौकरी मिल जाए, है ना। इसीलिए मैं यहाँ पर हूं और मैं चाहूंगा जितने भी क्लास को कर रहे हैं उनके लिए क्लास फायदेमंद रहे। प्रभु श्री जगन्नाथ के चरणों में ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप सबको नौकरी मिल जाए। ठीक, किस आशा से कवि छुटपन में पैसे बोए थे? प्यारे प्यारे पेड़ पाने के लिए, या खूब फसलें पाने के लिए, फूल फल पाने के लिए, या मोटा सेठ बनने के लिए? क्या बनने के लिए? गुड मॉर्निंग सर जी, सुनीता मल्लिक जी, सुप्रभात। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? किस आशा में कवि छुटपन में पैसे बोए थे? प्यारे प्यारे पेड़ पाने के लिए, खूब फसलें पाने के लिए, फूल फल पाने के लिए, या मोटा सेठ बनने के लिए? 54 अफसाना जी बता रही हैं 54 डी। बाकी सब जल्दी बताइए। एक दफा क्लास को भी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास में जुड़ सके, है ना, और इस क्लास की जो फायदा है वो सबके पास पहुंच सके। 44 डी जी बिल्कुल अस्मिता जी, प्रवीण जी डी। कवि ने इसी आशा से पैसे को बोया था। बोया मतलब वो मिट्टी में दफनाए थे। गुड मॉर्निंग विशाल सर, ग्रेट टू सी यू। एक्सीडेंटल टीचर, आप कौन है भाई? अपना नाम भी थोड़ा बता दीजिए। मुझे देख के आपको इतनी हार्दिक की खुशी हुई तो मुझे भी हक है आपके नाम को जानने का, है ना। मुझे भी आपके कमेंट को पढ़कर बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक्सीडेंटल टीचर जो है, बताइए आपका असली नाम क्या है? ठीक है, चलिए। किस आशा से कवि छुटपन में पैसे बोए थे? मोटा सेठ बनने के लिए। बोना मतलब होता है दफनाना। जैसे हम किसी भी बीज को बोते हैं मिट्टी के नीचे। मनोज जी जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। जैसे हम पैसे को बोते हैं, है ना, पैसे को बीज को बोते हैं और उससे बहुत बड़ा एक वृक्ष पैदा होता है, उसी तरह से कवि बचपन में ये सोचे थे कि जब मैं पैसे को बो दूंगा, पैसे की भी एक वृक्ष उगेगी, वृक्ष आएगा, उसमें से भरी मात्रा में क्या पैसों की झाड़ियां लगेंगी और मैं एक मोटा सेठ बन जाऊंगा, है ना। तो नंबर 54 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। तो अफसाना जी, प्रवीण जी, अस्मिता जी, सुनीता मल्लिक जी ने नहीं बताया, इन तीनों ने बताया है। आपको बहुत बहुत अभिनंदन। नेक्स्ट, प्रस्तुत पद्यांश की अंतिम पंक्ति में आया अंश फूल फलकर क्या क्या अर्थ है? अच्छा छोड़िए, ये पद्यांश ही नहीं है, पद्यांश गायब है। अच्छा ये बताइए, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी कुल कितने खंडों में विभाजित है? जो मेरे क्लास किए होंगे, आकाशदीप कहानी मैंने पढ़ाया था, इसका उत्तर वो लोग क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी कुल कितने खंडों में विभाजित है? जल्दी उत्तर दीजिए, जल्दी। फिफ्टी 57 सी। स्मृति रेखा पटनायक जी 7 क्या? अस्मिता जी बता रही हैं 57 सी जी, बिल्कुल 57 सी हो जाएगा क्योंकि कुल 7 खंडों में विभाजित हुई थी वो कहानी, है ना। अष्टावक्र क्या बेचता था? अष्टावक्र क्या बेचता था? अष्टावक्र क्या बेचता था? अष्टावक्र क्या बेचता था?
58B 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 बी 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 बारे बी की पूरा झाड़ी लग गई। नहीं, बिल्कुल सही बात। अष्टावक्र चाट बेचता था, फूल नहीं बेचता था, फल नहीं बेचता था, सब्जी नहीं बेचता था, चाट ही बेचता था। नेक्स्ट, मन्नू भंडारी की रचना आपका बंटी का बंटी शकुन और अजय का बेटा है, डॉक्टर जोशी का भतीजा है, टीटू का बड़ा भाई है, या वकील चाचा का पोता है? क्या है वो? मन्नू भंडारी की रचना आपका बंटी में बंटी क्या है? किसका बेटा है या फिर उसका रिलेशन बताइए। शकुन और अजय का बेटा, डॉक्टर जोशी का भतीजा, टीटू का बड़ा भाई, वकील चाचा का पोता, क्या है? 59A अस्मिता जी बता रही हैं 59A, अफसाना जी 59A, बेहरा फिल्म क्रिएशन जी A, स्मृति रेखा पटनायक जी A, उपली उपमिता जी 59A, प्रवीण जी 59A जी। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा शकुन और अजय का पुत्र था। उसके बाद ही तो उनमें डिवोर्स हुआ ना, तलाक उसके बाद उसमें उन दोनों में हुई है ना। उसके बाद ये और किसी से शादी कर लेती है, ये किसी और से शादी कर लेता है, बीच में फंस जाता है बंटी, है ना। और उसको अंत में कहां भेजा जाता है? ये प्रश्न में नहीं है, लेकिन मुझे बता सकते हैं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, अंत में बंटी को कहां भेजा जाता है? उपन्यास के अंत में बंटी को कहां भेज दिया जाता है? क्योंकि इसके स्वभाव में जो परिवर्तन आ गए थे, उस परिवर्तन को झेलने की क्षमता ना उसके मां के पास थी, ना उसके पिता के पास, है ना उन दोनों के नए परिवार के पास। तो बंटी को अंत में कहां भेजा गया था? बताइए। हॉस्टल, बहुत बढ़िया। बंटी को अंत में हॉस्टल भेजा गया था, है ना। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा का गौरा संस्मरण में गौरा किसका नाम है? सर, एग्जाम में पेडागोजी कौन सी लैंग्वेज में आता है? मुझे जहां तक लग रहा है पेडागोजी पार्ट आप जो हिंदी वाले हैं, आपके लिए हिंदी में ही आएंगी, लेकिन मैं श्योर होकर आपको क्लास में बताऊंगा। मैंने पेडागोजी पार्ट का क्वेश्चन नहीं देखा है अभी तक। एक दफा मैम देख के आ सकती हैं क्या, वो जो एसएसबी टीजीटी में और जो प्रीवियस का क्वेश्चन, उसमें पेडागोजी पार्ट जो आता है सीडीएर का, उसका क्वेश्चन हिंदी में आता है फिर अंग्रेजी में? तुरंत बताता हूँ। 60C, लेकिन मुझे जहां तक लगता है हिंदी में, अगर नहीं है तो मैं अभी आपका जो आपकी शंका है उसको दूर करवा देता हूँ। 60C, महादेवी वर्मा के गौरा संस्मरण में गौरा सीडी बेटा हिंदी रे आसुची ना क्वेश्चन से पचार इंग्लिश रे, मु कहली तो हिंदी इंग्लिश रे, माने कालिका क्वेश्चन पाई ना पूरा एसएसबी टीजीटी रे क्वेश्चन सिना तुम करूछ, बट हिंदी रा स्पेशल एग्जाम रे प्राय हिंदी रे आसे क्वेश्चन, माने पूरा मेन एग्जाम रे। मैं आपका ये डाउट शेयर करवा दूंगा, ठीक है, किस में आता है। फिलहाल अभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। महादेवी वर्मा का गौरा संस्मरण में गौरा किसका नाम है? लेखिका की बकरी का, लेखिका की बहन का, लेखिका की गाय का, या लेखिका की नौकरानी का? किसका? 60C सारी ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है? अरे बाप रे, ये गौरा से है ना। संस्मरण एक नहीं है महादेवी वर्मा का गौरा, उस गौरा से है। तो ये जो गौरा है ये है कौन? ये है कौन? जी स्मृति रेखा जी पटनायक जी, मैं बता रहा हूं, आप ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व कीजिए, मैं श्योर होकर आपको बता दूंगा। ठीक है, महादेवी वर्मा का गौरा संस्मरण में गौरा किसका नाम है? इंग्लिश में विच चैप्टर? गौरा चैप्टर का नाम है गौरा, हिंदी। गौरा संस्मरण में लेखिका की गाय का नाम है क्या? गौरा, है ना। नेक्स्ट, बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध में लेखक ने किसकी प्रशंसा की है?
बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध में लेखक ने किसकी प्रशंसा की है? पहले तो मुझे यह बताइए किसका निबंध है? बनाम लॉर्ड कर्जन किसका निबंध है? जल्दी, बनाम लॉर्ड कर्जन किसका निबंध है? (61) भी, जिसको महादेवी वर्मा ने एक गाय पाला है उसका नाम गौरांगिनी है जी। 61 बी लॉर्ड रिपन की बता रही हैं, सभी बता रहे हैं बी जी बिल्कुल। उन्होंने प्रशंसा की थी लॉर्ड रिपन की और व्यंग कर रहे थे लॉर्ड कर्जन के ऊपर, इनके ऊपर व्यंग कर रहे थे, है ना, इनके ऊपर व्यंग कर रहे थे और लॉर्ड रिपन की प्रशंसा हो रही थी उस निबंध में। नेक्स्ट, वापसी कहानी में गजाधर बाबू कितने साल बाद नौकरी से रिटायर होकर अपने घर लौटे थे? ये मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है तो उसका उत्तर दीजिए। बाल मुकुंद गुप्त की निबंध बनाम लॉर्ड कर्जन, जी बिल्कुल बाल मुकुंद गुप्त का है, बाल मुकुंद गुप्त जी बिल्कुल। अब ये बताइए वापसी कहानी में गजाधर बाबू कितने साल बाद नौकरी से रिटायर होकर अपने घर लौट रहे थे? हालांकि ये पढ़ाया नहीं गया है लेकिन उसका उत्तर बताइए, क्योंकि वापसी कहानी आप सब लोग पढ़े होंगे, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 15 साल, 62 डी, अच्छा 35 साल। नेक्स्ट 62 डी, अरे वाह बहुत बढ़िया, 35 साल के बाद वो रिटायर होके घर को लौटे थे, नहीं बिल्कुल। नेक्स्ट, प्रेमचंद द्वारा रचित कर्मभूमि किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, नाटक या निबंध, किस विधा की रचना है ये? रेगुलर क्लास छोड़ा जॉइन करना जो मैंने क्लास करती करनाहांती जानी नथी मैं देखिए बेटा रिकॉर्डेड रहिबो बोधे, ठीक है। प्रेमचंद द्वारा रचित कर्मभूमि किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, नाटक या निबंध? 59A जी 59A उपन्यास। अच्छा मुझे बताइए कर्मभूमि उपन्यास का जो मुख्य नायक है उसका नाम क्या है? नायक और उसका पत्नी, नायक और उसकी पत्नी का नाम क्या है? कर्मभूमि का नायक कौन है और उसकी पत्नी का नाम क्या है? सर मैंने ज्वाइन किया है, पेड क्लास में हूँ। अच्छा जी ठीक है, रेगुलर क्लासेस स्टूडेंट्स ज्वाइन करिछु सर। अच्छा बेहरा जी आपका फिर नाम क्या है? अमरकांत, अमरकांत नायक, पत्नी सुखदा, पत्नी सुखदा, अमरकांत, रेणुका, रेणुका कहां से चली आई इसमें? अमरकांत और उसकी पत्नी का नाम है सुखदा। पात्र याद रखिए, पूछेगा ही पूछेगा पात्र में से प्रश्न। और इन दोनों का जो संपर्क है वो कैसा है? कैसा है? पानी में बालू की तरह, जैसे पानी में एक बार आप बालू को घोल लेते हैं वो घुल तो जाता है लेकिन कुछ देर के बाद पानी अलग बालू अलग, उसी तरह, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नारी पात्र जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से संबंध नहीं रखता? क्वेश्चन में फिर आ गया नहीं, और ये नहीं में ही सभी फंसते हैं, घर में आके फिर रोते हैं कि जानबूझ के हमने गलती करके छोड़ा है प्रश्न को। बताइए चंद्रगुप्त नाटक से संबंध नहीं रखता कौन सा पात्र, कौन रखती नारी पात्र कौन सी है वो? जल्दी बताइए, मालविका, अलका, कल्याणी या ध्रुव स्वामिनी, कौन? 64 डी जी, मालविका तो रखती है संबंध। मालविका कौन है? मालविका कौन है? अलका भी रखती है। अलका कौन है? अंबिक की बहन ना,
अंबिक की बहन है। कल्याणी कौन है? कल्याणी नंद का पुत्री, नंद की पुत्री। मालविका कौन है? मालविका कौन है? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी स्कंदगुप्त से भी है और ध्रुव स्वामिनी का अलग नाटक भी है, तो यही होगा सही उत्तर। मैं बता रहा हूँ मालविका कौन है, मुझे बताइए। ये तो अंबिक की बहन हो गई अलका, जिसकी शादी सिंहरण से हुई थी। उसके बाद कल्याणी आ गई, है ना। मालविका कौन है? सिंधु कुमारी मालविका। वेरी गुड। जो कि अलेक्जेंडर जब सिंध नदी, सिंधु देश की कुमारी जी, सिंधु की नदी पार करने वाले थे, उसके लिए जो पुल बनाए जा रही थी ना, उसका चित्र उसी के पास, मालविका के पास थी। नहीं, नेक्स्ट। कफन कहानी की बुधिया किस कारण तड़प रही थी? प्रबल भूख, तेज बुखार, प्रसव वेदना या खूब प्यास? किसके चलते? कफन कहानी की बुधिया किस कारण तड़प रही थी? प्रबल भूख, तेज बुखार, प्रसव वेदना या खूब प्यास? नंद की बेटी कल्याणी, वो तो पता है, मैंने लिखा। अभी इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए ना। 65C कौन बताए हैं? अफसाना जी, बेहरा जी, स्मृति रेखा पटनायक जी, शिवानी मिश्र जी। बी। शिवानी जी बी। तेज बुखार के कारण कफन बुधिया तड़प रही थी ना, बिल्कुल नहीं। बुधिया को बहुत जोर से प्रसव वेदना हो रही थी ना, और वो मर भी गई थी उसी प्रसव वेदना में, मर भी गई थी। और क्या हुआ था, उसके पेट में पल रहे बच्चा जो था वो भी मर चुका था, है ना जी। 65C शिवानी जी। आप बी किसका उत्तर दे रही थी फिर? पिछले वाले का क्या? पिछले वाले का भी तो बी नहीं है जी। 65 का उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट। अशोक के फूल निबंध के अनुसार कंदर्प देवता ने अपने तुणीर में किस पुष्प को स्थान दिया था? प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। अशोक के फूल निबंध के अनुसार कंदर्प देवता ने अपने तुणीर में किस पुष्प को स्थान दिया था? प्रश्न पढ़िए, उत्तर उसी प्रश्न में है, एक हिंट दे दिया मैंने, जल्दी बताइए। डी 66D। शिबानी जी बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 66 का उत्तर क्या होगा शिबानी जी, जल्दी। है ना अशोक यहाँ पे। तो कंदर्प देवता अपने तुणीर में किस पुष्प को स्थान दिया था? अशोक के फूल को, है ना। अशोक के फूल किसका निबंध है? अशोक का फूल विश्वरंजन महांती, विश्वरंजन महांती जी। अशोक के फूल निबंध किसका है? अशोक के फूल निबंध का निबंधकार कौन है, जल्दी बताइए। निबंधकार का नाम बताइए, जल्दी बताइए, निबंधकार कौन थे? सिक्सटी सेवन क्या? 67 क्वेश्चन ही नहीं आया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। ठीक जी। नेक्स्ट। बड़दादा किसे बिना जड़ वाले कहते थे? तत्सत कहानी के आधार पर बताएं। बिना जड़ वाले कौन है? बड़दादा किसको बिना जड़ वाले कहते थे तत्सत कहानी में? तत्सत कहानी में बड़दादा किसे बिना जड़ वाले कहते हैं?
बताइए क्या होगा, उसका उत्तर क्या होगा? आदमी को। 67 बी, जी बिल्कुल आदमी हो जाएगा इसका उत्तर। नहीं, उन्होंने आदमी को कहा था बिना जड़, और उस पर भरोसा हम लोग कभी नहीं कर सकते। शेर बोला था कि आदमी ने एक बात बता दिया और आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। आदमी के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। किसकी उक्ति है? शेर की। और इसने बड़दादा ने बिना जड़ वाले कहते हैं आदमी को। नेक्स्ट, आषाढ़ का पहला दिन और किसने किसने किससे कहा? ऐसी वर्षा माँ मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर बताएं कि यह वाक्य किसने किससे कहा है। कालिदास ने अंबिका से, कालिदास ने मातुल से, मल्लिका अंबिका से, या मातुल ने मल्लिका से? किसने कहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा किसने किससे कहा? ये यहां पे आ जाएगा, गलती हो गई है तो। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर बताएं कि किसने किससे कहा। 68 सी, स्मृति रेखा जी सी, शिवानी मिश्री जी सी, जी बिल्कुल सी इसका उत्तर होगा। मल्लिका अंबिका से बोलते हैं। ये आपको मैं बता भी देता हूं, जब मल्लिका भीग कर आ रही थी पर्वत शिखर से, है ना, पर्वत शिखर से मल्लिका भीग कर आ रही थी और वो पूरा भीग चुकी थी पूरी तरह से। उसके बाद अंबिका उसे मतलब उससे बात नहीं करती थी क्योंकि उसको पता था कि कालिदास के साथ भीगने के लिए गई थी उसकी लड़की। तभी आके ये माँ के साथ मतलब माँ कुछ नहीं बोलती है लेकिन मल्लिका बोलती जाती है, बोलती जाती है, बोलती जाती है। उसमें उसकी पहली उक्ति ये थी आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, तो मल्लिका अंबिका से कहती है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित रचना और उसके रचनाकार वाले सही जोड़े की पहचान करें। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? जी शिवानी मिश्रा जी, उसका उत्तर सी था। अभी इसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित रचना और उसके रचनाकार वाले सही जोड़े की पहचान करें। कफन जयशंकर प्रसाद, आकाश का एक दिन उषा प्रियंवदा, पत्नी कहानी जैनेन्द्र कुमार, या चीप की दावत प्रेमचंद। 69 सी, अस्मिता जी बता रही है सी, अफसाना जी सी, स्मृति रेखा पटनायक जी सी, निशा पोडर जी सी, बाकी बेहरा जी भी बता रही, मनोज बेहरा जी भी बता रही हैं, बता रहे हैं सी। सी, पत्नी जैनेन्द्र कुमार जी, पत्नी कहानी जो है वो जैनेन्द्र कुमार की है और तत्सत कहानी भी जैनेन्द्र कुमार की है। सिलेबस में गलत प्रिंट हुआ है, उसको सही कीजिएगा। और ये जो कफन कहानी है इसको लिखे कौन है? प्रेमचंद। तो जयशंकर प्रसाद गलत हो जाएंगे। आकाशदीप कहानी को लिखे हैं जयशंकर प्रसाद, उषा प्रियंवदा नहीं, उषा प्रियंवदा वापसी लिखे हैं ना, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद चीप की दावत कहानी, चीप की दावत कहानी भीष्म साहनी की है ना कि प्रेमचंद। बताइए एक दफा, चीप की दावत कहानी किसकी है? चीप की दावत कहानी किसकी है? बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी। जल्दी बताइए, चीप की दावत कहानी किसकी है? प्रेमचंद की नहीं तो किसकी है? भीष्म साहनी, जी बिल्कुल भीष्म साहनी कृत चीप की दावत। ये मैं पढ़ाऊंगा आप सबको, है ना, बाकी है ये सब। नेक्स्ट, भगवती चरण वर्मा। देखिए मैं हमेशा बताता हूं, आप किसी चीज को याद करें ना करें, अपने सिलेबस में जो रचनाएं लगी हुई हैं उसके लेखक और उनकी रचनाओं को ध्यान पूर्वक पढ़ के जाइएगा।
उसमें से 75 क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब 75 इन द सेंस मैं ये बता रहा हूं, रचनाकार और रचना को लेके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, उसी में से आते हैं। और काव्य में, काव्य पोर्शन में जितनी भी कविताएं हैं, उस कविताओं को एक दफा रीडिंग करके जाइएगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ कविता को आप उसका अर्थ समझ के चले जाएंगे, गलत हो जाएगी। क्योंकि पूछ देगा, काव्य पंक्ति दे देगा, बोल देगा कि इसको किसने कहा था, या फिर ये किसकी उक्ति है, किसकी पंक्ति है। इसीलिए हमेशा जरूरी होता है कि अपने सिलेबस में लगे हुए रचनाओं के साथ बिल्कुल रूबरू होके जाना। ठीक है, नेक्स्ट, भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित कहानी के अनुसार बिल्ली की हत्या से मुक्ति के लिए पंडित जी ने कौन सा मार्ग बताया। यह हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अंधविश्वास को लेकर यह कहानी है प्रायश्चित करने के लिए। तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा। भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित कहानी के अनुसार बिल्ली की हत्या से मुक्ति के लिए पंडित जी कौन सा मार्ग बताया, पंडित जी ने कौन सा मार्ग बताया। अच्छा, इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा, मैं बताऊंगा एक अच्छा ट्रिक, किस तरीके से एग्जाम में आप और हड़बड़ी नहीं करेंगे, किस तरह से समय का सही उपयोग हो पाएगा, माइनस मार्किंग ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार नहीं होगा, इस क्लास के अंत में बताऊंगा। जुड़े रहिएगा। फिर 78, एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवाना है, तभी जो आपके द्वारा ये पाप हुआ है कि बिल्ली की हत्या आपसे हो गई है, उससे आपकी मुक्ति मिल जाएगी, मतलब आपका प्रायश्चित होगा। तो पंडित जी ने बोला था अपनी बहू से एक सोने की बिल्ली बनवाकर दान करिए, है ना जी। बिल्कुल निशा पोडर जी, बिल्कुल सही बात है, यही उत्तर होगा। बहू द्वारा गंगा स्नान करके गरीबों को नहीं, 21 दिनों तक बहू का व्रत उपवास रखना नहीं, भाई 21 दिन तक मर जाएगी वो बहू मतलब ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं है। कुछ कुछ ऑप्शन पढ़ के ना आपको लगेगा कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। बहू का अपने हाथों महीने भर गरीबों को खाना खिलाना ना, एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवाना। ठीक है, नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी के प्रारंभ में कौशल राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था। अब ये बताइए, पुरस्कार कहानी में कौशल राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अच्छी। सॉरी भाई जी, ठीक है चलते हैं, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी के प्रारंभ में कौशल राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था, है ना, कौन सा उत्सव, कृषि उत्सव जी, बिल्कुल कृषि का उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें यह बात हुई थी कि एक दिन के लिए राजा कृषक बनेंगे और जिसका खेत चुना गया होगा वो बीज देने का, महाराज को बीज देने का शुभ कार्य करेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट, और वो सौभाग्य किसे प्राप्त हुई थी पुरस्कार कहानी में, मधुलिका को, है ना। रामचंद्र शुक्ल ने अपने क्रोध निबंध में क्रोध को किस प्रकार का मनोविकार माना है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने क्रोध निबंध में क्रोध को किस प्रकार का मनोविकार माना है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने क्रोध निबंध में किसको, सॉरी, अपने क्रोध निबंध में क्रोध को किस प्रकार का मनोविकार माना है। 72 सी, अन्ना जी बता रही है सी, अस्मिता जी बता रही है सी, स्मृति रेखा पटनायक जी बता रही है सी,
बेहरा फिल्म क्रिएशन जी सी, निशा पोडर जी सी। जी बिल्कुल, इसका सही उत्तर होगा सी, शांति भंग। जब हम क्रोधान्वित हो जाते हैं ना, ये एक मनोविकार है कि हमारी जो शांति है, मानसिक स्थिति, उसमें मतलब वो शांति और शांति रह के नहीं रह जाती है ना, शांति भंग करने वाला। नेक्स्ट, चीप की दावत कहानी में नायक शामनाथ ने किस उद्देश्य से अपने घर पर चीप की दावत रखा था? चीप की दावत कहानी में नायक शामनाथ किस उद्देश्य से अपने घर पर चीप की दावत रखा था? बिल्कुल शांति भंग कर देता है। इसीलिए हमेशा अपने आप को क्रोध से मुक्त रखिए स्मृति रेखा जी। हमेशा जितने भी आप बड़े बड़े लोग देखेंगे, इंटेलेक्चुअल पर्सन देखेंगे ना, वो लोग बताते होंगे कि हमको क्रोध बहुत कम आता है और अपने आप को हम संयमित करके रखते हैं, है ना। क्रोध मतलब, क्रोध में ना आपको जो चीज लग रहा होगा कि गलत है, आप उसी चीज को करने के लिए जाएंगे। जी 73C, अपनी पदोन्नति का जश्न मनाने के, अपनी मां को चीप से मिलाने के। अपनी पदोन्नति का जश्न मनाने के, क्या बात हो रही है? अच्छा, आपने डिलीट कर दिया। 73A होगा ना, उसकी नौकरी में पदोन्नति उसको चाहिए थी उच्च पद प्राप्त करने के लिए, और फुलकारी बनाने के लिए भी मां को यही बोलता है ना। नेक्स्ट, दुकानदार अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकान के साइन बोर्ड पर निम्नलिखित कौन सा वाक्य लिखवाते थे? कमलेश्वर की गर्मियों के दिन कहानी के आधार पर बताइए। कमलेश्वर ने कहानी लिखी थी जिसका नाम है गर्मियों के दिन। ये सब समकालीन कहानियां हैं ना। तो बताइए, दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपने साइन बोर्ड पर क्या लिखा करते थे? 74 है ना इसका। बी, रेखा जी बी। एन बिल्कुल ऑप्शन है जी, एन ऑप्शन है ही नहीं। मैं कहां से लाऊं आपके लिए एन, बताइए। हाँ बेहरा जी 74P, ऑप्शन है जी 74P। जी बिल्कुल, मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपए नकद इनाम, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रेमचंद की पूस की रात कहानी के संदर्भ में गलत है? मुन्नी ने कंबल खरीदने के लिए कुल 3 रुपए बचा कर रखा था। हल्कू के साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा खेत गया। पूस की ठंडी रात में मुन्नी खेत की रखवाली करने गई। हल्कू के खेत को नील गायों के झुंड ने नष्ट कर दिया। कौन सा संदर्भ गलत निकलता है इसमें? गलत टाइप हो गया सर जी, बिल्कुल मुझे भी पता चल गया कि गलती से हो गई होगी, क्योंकि एन है ही नहीं उसमें। क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी बताएं। कौन सा उत्तर गलत है इसमें? देखिए, मुन्नी ने कंबल खरीदने के लिए कुल 3 रुपए रखे थे, सही बात है। हल्कू के साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा खेत गया था, यह भी सही बात है। पूस की ठंडी रात में मुन्नी खेत की रखवाली करने के लिए नहीं गया था, वो गया था कौन गया था? हल्कू, और हल्कू के साथ उसका कुत्ता जबरा। तो ये हो जाएगा गलत पंक्ति, मतलब प्रश्न के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्कू के खेत को नील गायों के झुंड ने ही नष्ट कर दिया। देखिए इसमें ना 3 प्रश्न भी आपके निकल गए। मुन्नी के पास 3 रुपए थे, हल्कू के साथ जबरा गया था, और हल्कू के खेत को नील गाय के झुंड ने बर्बाद किया था। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपका हो गया। बोलते हैं ना, एक गोली में 2 शिकार, हमने यहां पर अभी एक गोली में 4 शिकार किए हैं, जो कि सिर्फ विद्याकर में संभव है ना। चलिए नेक्स्ट, ओपीएससी पीजीटी विद्याकर ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ 1999 में। ओडिया, एजुकेशन, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस एंड जूलॉजी, और कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए आपको 999 में कोर्स खरीदना पड़ेगा, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ, है ना।
और बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ाएंगे, जिनसे पढ़ने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं, आप उनसे पढ़ेंगे, है ना। और एसएसबी, टीजीटी, एलटीआर, आरएसटी, ओएसएसएसटी के लिए आपका सीडीपी, इकोनॉमिक्स, ओडिया, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, ज्योग्राफी, जूलॉजी आपको सब पढ़ाया जाएगा। अभी आपका उपलब्ध है 499 में, वैलिडिटी 6 मंथ का है ना। इसमें हिंदी भी है ना एसएसबी टीजीटी में, ऐड नहीं हुआ है, इसमें हिंदी भी है। नेक्स्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र के सिंदूर की होली के आधार पर बताएं कि पिता की इच्छा, ये क्या है पहले मुझे बताइए, किस विधा की रचना है सिंदूर की होली पर बताएं कि पिता की इच्छा के विरुद्ध चंद्रकला मरणासन्न रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग भरवा कर निम्नलिखित किसका विरोध करती है। ये क्या कार्य खेत की पंजीकी, क्या खेत, स्मृति रेखा जी क्या पूछना चाहते हैं यार। रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ क्या पूछ रही हैं। अफसाना सुल्तान जी बता रही है नाटक, जी बिल्कुल, सिंदूर का होली एक नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है और बहुत ही अच्छा नाटक है ये, है ना। बताइए, मरणासन्न रजनीकांत के हाथों से चंद्रकला जब अपनी मांग भरती है, निम्नलिखित में ये किसका विरोध करती है। प्रेम विवाह का, परंपरागत विवाह का, विधवा विवाह का या अनमेल विवाह का, किसका विरोध होता है। 76B, परंपरागत विवाह का खंडन होता है ना, परंपरागत विवाह का खंडन होता है, जी बिल्कुल। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की मुख्य कथा वस्तु कौन सी है। नंदवंश द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की गाथा, कौन सी कथा वस्तु कौन सी है। अच्छा, चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा नंदवंश का नाश और सिकंदर के आक्रमण से भारत की रक्षा, चंद्रगुप्त, मालविका तथा कर्नेलिया के बीच के त्रिकोण प्रेम का वर्णन, आचार्य चाणक्य की कुटिल बुद्धि का जयगान, कौन सा है। सेवेंटी 77 का उत्तर दीजिए भाई, 77 का उत्तर क्या होगा, जल्दी बताएं, पानी पी लेते हैं। नंदवंश द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की गाथा, चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा नंदवंश का नाश और सिकंदर के आक्रमण से भारत की रक्षा, चंद्रगुप्त, मालविका तथा कर्नेलिया के बीच के त्रिकोण प्रेम का वर्णन, आचार्य चाणक्य की कुटिल बुद्धि का जयगान, क्या होगा सर। मतलब देख के पता चलेगा। चाणक्य, चंद्रगुप्त द्वारा नंदवंश का नाश और सिकंदर के आक्रमण से भारत की रक्षा, है ना। नंदवंश का नाश तो हुआ है कि इसी से रक्षा करने के लिए तो संपूर्ण जो नाटक की कथा वस्तु उसी के ऊपर आधार है, फिर वही हो जाएगा उसका उत्तर, इसमें सोचने वाली क्या बात है ना। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा रचित, महादेवी वर्मा द्वारा रचित गौरा संस्मरण की बछिया गौरा के शारीरिक वर्णन से जुड़ा कौन सा कथन सही है, सॉरी कौन सा कथन गलत है। गलत है, ध्यान दीजिए, गलत, सही नहीं है। उसकी गर्दन लंबी और सुडौल थी, उसके शरीर का रंग लाल था, उसके 2 अधकुली पंखड़ियों जैसे कान थे, उसके छोटे छोटे सींग निकल रहे थे। कौन सा कथन गलत है। बेटा 100 करी की छाड़ देवी, हाँ। उसकी गर्दन लंबी सुडौल थी, उसके शरीर का रंग लाल था, उसके 2 अधकुली पंखड़ियों जैसे कान थे, उसके छोटे छोटे सींग निकल रहे थे। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा।
उसके शरीर का रंग क्या था? ये तो सही मतलब गलत है, लेकिन उसके शरीर के रंग क्या था? सफेद था, बिल्कुल हिम की तरह, मतलब बर्फ की तरह सफेद, है ना। लाल रंग लालू का था, उसका बछड़ा, जी बिल्कुल। गौरा का रंग था, गौरा थी सफेद, उसका जो बछड़ा हुआ वो लाल का हुआ था, है ना। नेक्स्ट, रजिया रेखा चित्र की रजिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ध्यान रखिए। रजिया के बेटे का नाम हसन था, रजिया स्वभाव से झगड़ालू थी, रजिया पैसे से चूड़ीहारिन थी, रजिया शहर शहर घूमकर चूड़ी बेचती थी। रजिया रेखा चित्र की रजिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? रजिया के बेटे का नाम हसन था, रजिया स्वभाव से झगड़ालू थी, रजिया पैसे से चूड़ीहारिन थी, रजिया शहर शहर घूमकर चूड़ी बेचती थी। 79 सी, जी बिल्कुल ये सही उत्तर है ना, बिल्कुल सही उत्तर होगा ये आपका। नेक्स्ट, संसार में पाप कुछ भी नहीं है, यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। यह पंक्ति किस रचना की है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? लाइनों में देखने से क्वेश्चन ऊपर रखो। मान के पाप पुण्य वाली बात किस उपन्यास में कही गई थी? हाँ जी, भगवती चरण वर्मा के चित्रलेखा उपन्यास, है ना। पाप पुण्य के लिए संपूर्ण, पाप पुण्य को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास क्या है? चित्रलेखा। और उसमें निष्कर्ष देखिए, उपन्यास प्रारंभ होता है पाप क्या है पुण्य क्या है, खत्म क्या होता है? संसार में पाप कुछ भी नहीं है, यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाप है क्या, उत्तर दे देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको सही करना है कि मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम। लेकिन मतलब ये क्या होता है, जैसे कि आप इस तरफ खड़े हैं, कोई आपके दूसरे उस तरफ खड़े हैं, आप 6 लिख के बोल रहे हैं कि ये 6 है, लेकिन उसको दिख रहा है कि ये 9 है, तो वो बोल रहा है कि 9 है, आप बोल रहे हैं कि 6 है ना। ये सब नजरिए की बात है ना। वो तो इसीलिए बोला जाता है कि भगवती चरण वर्मा ने जो पाप बोला कि पाप ऐसा संसार में कुछ होता नहीं है, मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम होता है पाप, है ना। नेक्स्ट, भोलाराम का जीव में निम्नलिखित किसे आधार बनाकर लेखक ने वर्तमान के शासन तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को दिखाया है? भोलाराम का जीव में निम्नलिखित किससे आधार बनाकर लेखक ने वर्तमान के शासन तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को दिखाया? ऐतिहासिक घटना को, पौराणिक कथा को, विदेशी कथा को, या गांव देहातों की कथा को? किसको आधार बनाए? महाप्रभु रत्नाकर द्वारा बोला गया है। 81 बी पौराणिक। अरे वाह, आप तो बिल्कुल सभी का उत्तर सही दे रहे हैं। भोलाराम का जीव में निम्नलिखित किसे आधार बनाकर लेखक ने वर्तमान के शासन तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को दिखाया है? किसे आधार बनाकर, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। ऐतिहासिक कथा ना, बिल्कुल नहीं, ऐतिहासिक कथा नहीं, पौराणिक कथा, पौराणिक कथा को।
लिपुनबाग जी, पौराणिक कथा ऐतिहासिक कैसे हो जाएगा? हाँ, और ये व्यंग परक रचना है ना। नेक्स्ट, बिहारी के दोहे की विशेषता के बारे में कौन सी बात सही कही जाती है? सागर में गागर, घड़े में पानी, गागर में सागर, तालाब में पानी। बिहारी के दोहे की विशेषता के बारे में कौन सी बात कही जाती है? सागर में गागर, घड़े में पानी, गागर में सागर या तालाब में पानी? क्या होगा उत्तर? पौराणिक घटनाओं को आधार बना के व्यंग्यात्मक रचना। जी बिल्कुल बिल्कुल स्मृति रेखा पटनायक जी। हाँ, गागर में सागर भरने वाली बात, सागर में गागर नहीं। सागर में गागर तो भरा ही जाता है, उसमें बड़ी बात क्या है? घड़े में पानी नहीं, तालाब में। मतलब सागर की सीमा कितनी है? मतलब बहुत बड़ी है ना। तो बिहारी जी कुछ ऐसे ऐसे कहे जाते हैं दोहों के माध्यम से, ऐसी ऐसी बातों को उद्घाटन करते हैं जिससे आपको लगेगा बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी बात को अत्यंत सूक्ष्म रूप से उन्होंने कह दिया। क्या बोलते हैं बिहारी जी कि बिहारी जी कहते हैं ना, ये माँ क्या बोलते हैं उसको, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाई ही खाए बोराए मन उही पाए बोराए। बोलते हैं कि नहीं कि एक कनक का मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब होता है विष। इसको पाने के लिए लोग मरते हैं, उसको खाने के बाद मरते हैं, है ना। सतसैया के दोहरे जिस नावक के तीर। जी बिल्कुल बिल्कुल लिपुन बागी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अच्छा मुझे कौन बताएगा बिहारी सतसई में कुल कितने दोहों का संकलन है? देखन लगे छोटे घाव करे गंभीर। सतसैया के दोहरे जस नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जी बहुत बढ़िया, 4 चांद लगा दिया आपने इस क्लास में। अब ये बताइए बिहारी के दोहों की संख्या कितनी है? और जो बिहारी सतसई में है ना, उनके दोहों जितने भी दोहे हैं उनकी संख्या कितनी है? 700 ना, 700 नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ 700 तो कतई नहीं। कितने? ये आपको मैं होमवर्क देता हूं। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहों का एक संकलन है, उसको मुझे मेरे नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताएंगे, ठीक है। 700 नहीं, गलत। अप्रोप्रिएट बताइए। लगभग 700 बोलते हैं, लेकिन मुझे अप्रोप्रिएट चाहिए। नेक्स्ट, नागार्जुन की बहुत दिनों के बाद कविता में कभी बहुत दिनों के बाद कहां लौटा था? अपने कमरे में, कमरे में, अपने गांव में, अपने देश में, अपने शहर में? ऑप्शन एक एक देख के ना हंसी निकल जाती है। नागार्जुन की बहुत दिनों के बाद कविता में कभी बहुत दिनों के बाद कहां लौटा है? अपने कमरे में, अपने गांव में, अपने देश में या फिर अपने शहर में? कहां? हाँ, 700 से ज्यादा है, अप्रोप्रिएट नंबर बताएं। 83 बी। जी बिल्कुल, अपने गांव में लौटा था, है ना। अब की बार जी भर सूंघे मैंने मौल सिरी की ताजी ताजी खुशबू, है ना। जी भर मैंने ताल मखाना खाया और गन्ने चूसे, एक साथ रंग स्पर्श गंध सब कुछ मैंने अनुभव किया इस भू पर बहुत दिनों के बाद, है ना। बहुत दिनों के बाद जी भर के सुना मैंने कोकिल कंठी धान कुटती किशोरियों की तान। वाह। नेक्स्ट, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। प्रस्तुत दोहा किसके द्वारा लिखा गया? वाह। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। उत्तर बोल दिया कबीरदास। चंदन वर्णी धूल, 84 डी कबीरदास। हाँ
नेक्स्ट, सूरदास रचित भ्रमर गीत में श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपिकाओं के पास कौन जाता है? वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न। सूरदास रचित भ्रमर गीत में श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपिकाओं के पास कौन जाता है? उद्धव, है ना? आयो नंद, आयो क्या, आयो घोष बड़ो व्यापारी, बोलते हैं ना गोपिकाएं कि बड़ा व्यापार करने वाला आया है रे तू। हाँ, तू जिसे बता रहा है हम उसको कैसे मानेंगे कि वो हमारे पास है ना? आयो घोष बड़ो व्यापारी, भ्रमर गीत का पद है ना? नेक्स्ट, पानी केरा, या पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। प्रस्तुत दोहे में मनुष्य के जीवन को किसके साथ तुलना की गई है? मनुष्य को किसके साथ तुलना की गई है? बी, देखिए तारे तो हैं लेकिन सुबह के तारे, ज्यों तारा प्रभात, मतलब सुबह के तारे के साथ, जैसे तुरंत गायब हो जाता है, छिप जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है, पानी के बुदबुदे से। सर आप गाना गाते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल गाना नहीं गाता हूं, लेकिन कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे, ये सब सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं गाना नहीं गाता। ऐसे तो आप लोगों के मनोरंजन करवाने के लिए गा दिया, गाया क्या मतलब, ऐसे ही हमेशा, मतलब कुछ भी आ जाता है कबीर के तो उसको सुर से गाने का मजा ही कुछ और होता है मुझे। 86 जी बिल्कुल, सुबह का तारा, बी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट, पथ की पहचान कविता कवि बच्चन द्वारा लिखी गई है, कवि का पूरा नाम? अच्छा जी, बच्चन जी का पूरा नाम कौन बताएगा? अमिताभ बच्चन, है ना? अब तो खुश हो गए बहुत तुम, है? चलिए, देवियों और सज्जनों बताइए बच्चन जी का पूरा नाम क्या है? एट्टी सेवन है जी, हरिवंश राय बच्चन। ये किसके पिताजी हैं बता सकते हो? हरिवंश राय जी बच्चन किसके पिताजी हैं? किसके पिताजी हैं सर? नमस्कार, मु चंद्रकांत राणा। अच्छा जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका इस क्लास में। 88 प्रश्न आया ही नहीं अभी तक, 87 में है हम लोग। योर स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास इन 2099। आहा, अभी याद आया, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी, बिल्कुल, अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन थे। नेक्स्ट, एक दोहे में कितनी पंक्तियां होती हैं? एक दोहे में कितनी पंक्तियां होती हैं? एक दोहे में कितनी पंक्तियां होती है? देखिए, प्रश्नों को हमेशा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा प्रश्न नहीं डालेगा जो आप कभी पढ़े ही नहीं होंगे, क्योंकि सिलेबस में जो है आप लोग उसको पूरा करके जा रहे हैं ना। गुरुकुल के प्रिंसिपल, गुरुकुल के प्रिंसिपल कौन है? अच्छा, गुरुकुल के अब, अरे बाप रे, अभी समझे आप तो पूरा, मतलब लक्षणार्थ बात करते हैं नहीं?
अभिधा में नहीं चल रही है बातें, अभी लक्षणा में चल रही है। हाँ, 2। नेक्स्ट, तुलसीदास का केवट प्रसंग निम्नलिखित किस रचना से लिया गया है? केवट प्रसंग, जब केवट बोलता है कि मैं आपके पैर को धोऊंगा तभी जाके अपने नाव में बैठाऊंगा, नहीं तो जैसे अहल्या तारण हो गई थी, पत्थर से मनुष्य बन चुकी थी, एक स्त्री बन गई थी, उसी प्रकार आप अगर मेरे नाव में पांव रख देंगे और आपके पांव में जो रज है वो अगर मेरे नाव में आ जाएंगे और नाव स्त्री बन गई तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरी जीविका कैसे मैं निर्वाहन करूंगा? इसीलिए मैं आपके पैर को धोऊंगा पहले, उसके बाद जाके क्या करूंगा, आपको नाव में बैठाऊंगा। रामचरितमानस से, जाहिर सी बात है, तुलसीदास की रामचरितमानस से, है ना। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की भारतवर्ष कविता में किसका गुणगान किया गया है? वाह, प्रश्न हो तो ऐसा जिसमें कुछ है नहीं, जो भारतवर्ष पढ़ा भी नहीं होगा वो कविता, इसका उत्तर वो भी दे देगा। हाँ, जयशंकर प्रसाद की भारतवर्ष कविता में किसका गुणगान है? भारत का। ठीक है, नेक्स्ट, जानते हैं युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस है, सत्य ही तो कोटि का बद्ध पांच के सुख के लिए। रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य। प्रस्तुत अंतिम पंक्ति का 5 शब्द किसके किनके लिए प्रयुक्त किया गया है? ये जो 5 शब्द लिखा गया है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जानते हैं युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस है, सत्य ही तो कोटि का बद्ध पांच के सुख के लिए है। 5 किसके लिए है? कोटि से क्या अर्थ है? 5 किसका अर्थ है? क्या अर्थ है भाई? कोटि का मतलब क्या है? कोटि का मतलब क्या है? 5 का मतलब पांडव, ठीक है, इसका उत्तर ठीक है, पांडव। लेकिन ये कोटि से क्या अभिप्राय है? अभी बताइए, कोटि से क्या अभिप्राय है? टेम्परेचर बढ़े नजर। हाँ, कोटि क्रोर, मतलब उन क्रोर में कौन आते हैं? वो जो क्रोर आपने लिखा है, कोटि का अर्थ है, उसमें आते कौन है? कौरव सेना संपूर्ण, सिर्फ कौरव 100 लोग नहीं, कौरव के पक्ष मतलब जितने भी मारे गए थे, जितने भी लोग मारे गए थे उसमें, पांडव पक्ष के लोग भी मरे थे, कौरव पक्ष के लोग भी मरे थे, सेनाएं आहत हुई थी, कितने लोगों का नाश हो गया, जितने भी मरे थे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 5 के सुख के लिए मरे थे, जो कि पांडव से ताल्लुक रखता है। और युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस ही है। हमेशा याद रखिएगा कि युद्ध में किसी की जीत या किसी की हार नहीं होती, नहीं, किसी की भी जीत नहीं होती, हारती है तो केवल मनुष्यता हारती है। इसीलिए युद्ध कभी भी अंतिम राह नहीं हो सकती। ठीक है, युद्ध कतई नहीं करना चाहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने संध्या सुंदरी कविता में संध्या को किसके साथ तुलना किया गया है? लोग मरे हैं जी, बिल्कुल। कोटि का अर्थ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने संध्या सुंदरी कविता में संध्या को किसके साथ तुलना की है?
हाँ, धीरे धीरे नीचे उतरी शाम परी सी, है ना, परी सी। यहां पर प्रकृति का मानवीकरण हुआ है इस कविता में। त्रिपाठी जी ने प्रकृति का मानवीकरण किया है ना। नीचे आ गया, हो ही नहीं रहा। चलो नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य की यशोधरा कौन थी? यशोधरा में यशोधरा है कौन? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य की यशोधरा कौन थी? डी क्या? गौतम बुद्ध की पत्नी। जी बिल्कुल, गौतम बुद्ध की मां नहीं, गौतम बुद्ध की बहन नहीं, गौतम बुद्ध की बेटी नहीं, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी। और मुझे तुरंत कमेंट करके बताइए, यशोधरा और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? उन दोनों के पुत्र का नाम क्या था? जल्दी बताइए, उन दोनों के पुत्र जो था उसका नाम क्या था, जिसको यशोधरा बोलती है चुप रह हाय अभागे, रोता है तू किसके आगे? कौन है? उस पुत्र का नाम क्या है? राहुल। बहुत बढ़िया, राहुल। चुप रहा हाय अभागे, रोता है तू किसके आगे? अबला जीवन है, कौन क्या बोलते हैं उसको? अबला जीवन है मेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों से है पान, आंखों में है पानी। ये महत्वपूर्ण एक पंक्ति है राहुल जननी में। ठीक है, कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता में किसे प्रथम रश्मि कहा गया है? प्रथम रश्मि कौन क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता में किसे प्रथम रश्मि कहा गया? बिजली की चमक को, चांद की चांदनी को, सूर्य की प्रथम किरण को, या जुगनू के उजाले को? किसको? जाहिर सी बात है, सूर्य की प्रथम रश्मि को। किस किस पर सूर्य की रश्मि पहले जाके पड़ती है? ये प्रकृति परक रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तोड़ती पत्थर कविता की मजदूरनी कहां पर पत्थर तोड़ रही है? वाह, बहुत बढ़िया। कहां पर? द फर्स्ट रे ऑफ सन। अरे वाह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तोड़ती पत्थर कविता की मजदूरनी कहां पर पत्थर तोड़ रही थी? राजस्थान के पथ पर, इलाहाबाद के पथ पर, मुंबई की सड़क पर, या दिल्ली के रास्ते पर? कहां पर? 95 बी। जी, इलाहाबाद के पथ पर वो तोड़ती पत्थर, है ना। 95 बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, जुगनू कविता में किसे वातावरण का वर्णन किया गया है? कैसे वातावरण का? ठीक है, मूसलाधार बारिश वाली रात का, पूनम की चांदनी रात का, तूफानी काली अंधेरी रात का, साफ और चमकती रात का? इलाहाबाद के पथ। जी बिल्कुल इलाहाबाद। 96 का उत्तर दीजिए जल्दी। नाइन्टी सिक्स का उत्तर दीजिए। तूफानी काली अंधेरी रात नहीं,
और इसी में जुगनू चमचमाती हैं, है ना। तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, सूरदास की पंक्ति मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो में कौन किसे दाऊ कहकर बुलाता है? मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, क्या बोलते थे कि यशोमती तो गोरी है, नंद भी गोरा है, तू क्यों काला है, तू कहां से आया है, उसको खिजाते थे, मतलब चिढ़ाते थे कृष्ण को। नहीं, तो ये जो दाऊ है, ये दाऊ शब्द कौन किसके लिए प्रयोग करता है? कौन किसके लिए प्रयोग करता है? जल्दी बताइए। जोड़ा पड़ना नहीं। सूरदास की पंक्ति मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो में कौन किसे दाऊ कहकर बुलाता है? हाँ? बलराम अपने सखा सुदामा को, बलराम अपने छोटे भाई श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को, श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा को। जाहिर सी बात है श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को बोलते नहीं हो, बलदाऊ, है ना। नेक्स्ट, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाहो मोही राम राउरी आन दशरथ सपथ सब साची कहो। प्रस्तुत पंक्तियां किस रचना से ली गई? मैंने बताया था ना, कविता को अच्छे से पढ़ के जाना, पंक्ति दे देगा और बोलेगा किसकी पंक्ति है। देखिए आ गया, क्या होगा उत्तर बताओ अभी। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाहो मोही राम राउरी अन दशरथ सपथ सब साची कहूं, क्या है? तुलसीदास के केवट प्रसंग, है ना। अभी हमने उत्तर उसका किया था, रामचरितमानस से लिया गया है ये ना, ये जो प्रसंग है रामचरितमानस से उद्धृत है। नेक्स्ट, भ्रमर गीत कविता का नाम भ्रमर गीत पढ़ने का क्या कारण है? यह भ्रमर के जीवन पर लिखी गई है। इसमें भ्रमर के बहाने गोपियां उद्धव पर अपना व्यंग बाण चलाती हैं। इसमें भ्रमर और गोपियों के बीच के प्रेम का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण भ्रमर के जरिए गोपियों को संदेश भेजते हैं। ऑप्शन मतलब ऐसे ऐसे हैं कि क्या ही बताएं, महानुभाव वाले ऑप्शन पूरा। जी शिवानी जी, 98 का सी होगा। आप क्लास में हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोलिए, भ्रमर गीत कविता का नाम भ्रमर गीत पढ़ने का क्या कारण है? यह भ्रमर गीत के जीवन पर लिखी गई हैं। इसमें भ्रमर गीत के बहाने गोपियां उद्धव पर अपना व्यंग्यबाण चलाती हैं। इसमें भ्रमर और गोपियों के बीच के प्रेम का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण भ्रमर के बीच गोपियों के संदेश भेजते हैं। क्या होगा उत्तर? सर, ओडिशा का एलटीआर नोटिफिकेशन कब आएंगे? इलेक्शन के बाद। देखिए बहन, आप जहां पर हैं हम भी वहीं पर हैं, कैसे बता सकते हैं? आप बस अपनी तैयारी जारी रखिए, बाकी नोटिफिकेशन जब भी आए हम लोग पूरा मतलब उसमें धुआंधार परफॉर्मेंस करेंगे, है ना। चलिए, इसमें भ्रमर के बहाने गोपियां उद्धव पर, मतलब गोपियां उद्धव को तो बोल रही थी लेकिन किसको लक्ष्य मानकर? एक भ्रमर को लक्ष्य मानकर, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? भ्रमर गीत, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये अंतिम प्रश्न होगा, उसके बाद जितने भी प्रश्न आएंगे हम बाद में सॉल्व करेंगे उसको। केदारनाथ सिंह की कविता अकाल में दून नहीं, अकाल में दूब, अकाल में दूब। केदारनाथ सिंह की कविता अकाल में दूब के आधार पर बताएं कि भयानक सूखे के कारण, थैंक यू, भयानक सूखे के कारण कौन किसे छोड़कर चले गए थे? घरों को छोड़कर औरतें चली गई थी, गौशाले को छोड़कर गायें चली गई थी, बिल्लों को छोड़कर चींटियां चली गई थी, या छत्ते को छोड़कर मधुमक्खियां चली गई थी। अकाल में दूब कहानी कविता से ली गई है, ये केदारनाथ सिंह की है। तो कौन कहां से चले गए थे? किस जगह को छोड़कर कौन कहां से चले गए थे? तो
जी शिवानी मिश्र जी, 100 का बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, बिलों को छोड़कर चींटे और चींटियां, है ना, अकाल में डूब कहानी से ये ली गई है। तो इसी के साथ आपका क्लास आज खत्म होता है। तो मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपके लिए, सबके लिए फायदेमंद रहेगी। और एक बार मैसेज करके बता दीजिए कि आज की क्लास कैसी रही और आप सबको कैसा लगा। सर ओएबी का भी टीजीटी हिंदी आएगा क्या, उसका भी क्लास करेंगे? जी आएगा तो देखा जाएगा, हम लोग बात करते हैं। अगर ओएब्स का निकलता है, अगर पढ़ाने वाली बात आती है तो देखते हैं क्या होता है। आप लोगों की जैसी चाह रहेगी हम लोग उसी चाह पर आगे बढ़ेंगे, है ना। अभी एक दफा कमेंट करके बता दीजिए कि आज की क्लास कैसी रही, पढ़ाना कैसा लगा, और फिर मेरे साथ क्लास में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। और वो करते हैं सर, हाँ एमसीक्यू कर, और एमसीक्यू करेंगे बेटा, गले में दर्द होने लगा है अभी, अगले क्लास में जरूर कर लेंगे, ठीक है, ये वादा करता हूँ। और एक बार एमसीक्यू में कराऊंगा आप सबके साथ, मुझे भी बहुत मजा आया आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरा बने रहने के लिए क्लास में अंतिम तक। अच्छा लग रहा है सर जी, बिल्कुल बहुत अच्छी क्लास है सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। सुस्त रहें, सुरक्षित रहें।